सीटेट रीट एमपीटेट यूपीटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो देखिएगा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन के अंतर्गत ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना है। देखिएगा आपका लाइव क्लास डेली 6 बजे रहती है शाम को, ज़रूर आप ज्वाइन करिएगा। सीटेट रीट एमपीटेट यूपीटेट की आप तैयारी कर रहे हैं। देखिएगा आपका डिस्कस करने वाले हैं हिंदी पेडागोगी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। आपका हिंदी भाषा देखिएगा सभी टेट्स में 30 नंबर का यह लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, लाइक कर देना है और अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। पहला क्वेश्चन कहता है, छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करने का उपाय क्या है, बताइएगा। शब्दकोश का उपयोग करेंगे, छात्रों में स्वाध्याय की प्रवृत्ति को बढ़ा देंगे, शिक्षक द्वारा अच्छे व नए शब्दों का प्रयोग, या फिर उपरोक्त सभी होंगे, बताइएगा। शब्द भंडार में वृद्धि करनी है आपको, वोकेब जिसे कहते हैं हम वोकेबलरी। तो हिंदी में आपका शब्द भंडार में वृद्धि करनी है तो देखिएगा सभी यहाँ पर ऑप्शन अपना डी के लिए जाएंगे। शब्दकोश का उपयोग हो सकता है, बच्चों में कुछ प्रैक्टिस करने की, स्वाध्याय सेल्फ प्रैक्टिस स्वाध्याय की प्रवृत्ति आप विकसित करेंगे, शिक्षक द्वारा रोज आपका अच्छे और नए शब्दों का परिचय बिल्कुल बच्चों से करवाया जाएगा। तो डी ऑप्शन अपने को टिक करना है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, भाषा शिक्षण के उपागम है, बताइएगा। पाठ संसर्ग है, रचना शिक्षण है, या उपरोक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा मैं बता दूं आपको, पाठ संसर्ग क्या होता है कि जो आपका यूनिट में या हिंदी की बुक में जो आपका पाठ दिए होते हैं उन पाठों के हिसाब से, लेसन्स के हिसाब से या उनके अकॉर्डिंग आप क्या कर रहे हैं, बच्चों को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं या बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं। तो पाठों के माध्यम से आप शिक्षा देंगे। रचना शिक्षण के अंतर्गत कुछ नया सीखने से संबंधित है। तो भाषा शिक्षण के उपागम के लिए दोनों ऑप्शन अपना सही होगा, सी ऑप्शन अपने को यहाँ पर टिक कर लेना है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, गृह कार्य का उद्देश्य क्या है, बताइएगा। जो होमवर्क हम बच्चों को देते हैं उसका उद्देश्य क्या होगा। तो देखिएगा पढ़ाए गए पाठ को दोहराने के लिए अवसर देना, बिल्कुल सही यहां पर होगा। जैसे कोई यूनिट हमने कंप्लीट करवा दी है, उसको पूर्ण कर लिया है पूरे पाठ को, और क्या किया है, बच्चों को जो भी पाठ में आपका सही गलत है, सही जोड़ी है, इसके अलावा लघु उत्तरीय प्रश्न है, इस तरह से बच्चों को होमवर्क में हमने 5 से 6 प्रकार के प्रश्न दिए हैं। तो बच्चे क्या करेगा, जो भी पाठ हमने कक्षा में पढ़ाया है आज उसका दोहरान करेगा घर पर गृह कार्य के रूप में। तो यह आपका एक अवसर हो सकता है, बी ऑप्शन के लिए जाएंगे यहाँ पर। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन आपके लिए है, भाषा की कक्षा में कहानी सुनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है, बताइएगा। जैसे अब कक्षा 1 से 5 तक पढ़ा रहे हैं, अब 5 से 6 कक्षा के जो बच्चे हैं उनको आप कहानी सुना रहे हैं, तो कहानी के माध्यम से बच्चा क्या आपका विकसित करेगा, बताइएगा। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप सभी, बच्चों की कल्पना शक्ति का यहाँ पर विकास होगा। पहला ऑप्शन अपना यहाँ पर सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर पढ़ने की क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो देखिएगा पढ़ने की क्षमता का आकलन करना है, यहाँ पर जो भी पढ़ रहा है बच्चा उसको समझ भी रहा है, तो अर्थ का निर्माण करते हुए आप पढ़ रहे हैं, तो यह प्राथमिक स्तर पर सबसे अच्छा माना जाता है। ध्यान रखिएगा, सी ऑप्शन अपने को यहाँ पर टिक कर लेना है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास का अर्थ यह नहीं है, पूछा है हमसे। मौखिक अभिव्यक्ति के लिए वाद विवाद में बेझिझक होकर बोलना, कहानी सुनकर शब्दशः दोहराना। जैसे हमने कहानी सुनाई, बच्चे वापस उसको रिकेप करेंगे, आपका जैसे का तैसा ही बोल देंगे, शब्दशः एक भी उसमें गलती नहीं होगी। फिर अपनी कल्पनाओं की मौखिक अभिव्यक्ति या बातचीत में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करना, बताइएगा। तो मौखिक अभिव्यक्ति का यहाँ पर विकास का अर्थ यह नहीं है कि कहानी सुनकर बच्चे शब्दशः उसको दोहराएंगे या रिपीट करेंगे उसको, बी ऑप्शन टिक करिएगा। नहीं है, बी ऑप्शन टिक कर लेना है। चलिएगा बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, भाषा से संबंधित सहशैक्षिक कार्यों का क्षेत्र है। सहशैक्षिक गतिविधियां मतलब होती है जिसमें बहुत सारे आपका कार्यक्रम होते हैं, प्रोग्राम होते हैं, जिसमें बच्चे के सर्वांगीण विकास की ओर हम जाते हैं। तो देखिएगा भाषा की बात की गई, वैसे आपका सहशैक्षिक कार्यक्रम में बहुत सारे आपके कार्यक्रम आते हैं या प्रोग्राम जो होते हैं उनको सेट किया जाता है, जैसे कि वाद विवाद है, परिचर्चा है, आपका इंस्टेंट कोई आप उनको टॉपिक दे रहे हैं उस पर बच्चा चर्चा करते हैं, वाद विवाद करते हैं। तो इस तरह से अब भाषा से संबंधित आप हिंदी पढ़ा रहे हैं तो हिंदी से संबंधित सहशैक्षिक कार्यक्रमों का क्षेत्र क्या होगा, बताइएगा।
तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है सी ऑप्शन आप टिक कर रहे हैं। साहित्यिक कार्यक्रम, भाषा जैसे हिंदी है तो हिंदी का साहित्य, हिंदी का लिटरेचर भी होगा, तो उससे संबंधित कार्यक्रम आप आयोजित करेंगे, यह क्षेत्र होगा उनका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रचनात्मक लेखन की कौन सी विधा अर्थ ग्रहण करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, बताइएगा। कोई आप ऐसा टॉपिक दे रहे हैं बच्चे को, जो बच्चा उसमें खुद अपने विचार लिखे, तो यह रचनात्मक लेखन होता है कि खुद के विचार आप लिख रहे हैं। तो कौन सी विधा यहाँ पर है जो अर्थ ग्रहण करने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण या उपयुक्त हो सकती है? तो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं सी ऑप्शन यदि आप जा रहे हैं। इसमें कहानी में क्या होगा, बच्चे को हम कोई भी टॉपिक पर कहानी या उनके मन से कुछ भी कहानी लिखने को कहेंगे तो उसमें रचनात्मकता होगी, बच्चे की क्रिएटिविटी होगी, ऐसा समझ में, जो कि अर्थ ग्रहण में आपका महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। सी ऑप्शन अपने को टिक कर लेना है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैदानिक तथा उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया कब तक चलती रहनी चाहिए? चारों ऑप्शंस पढ़ लीजिए। तो देखिएगा, नैदानिक और उपचारात्मक जो शिक्षण होता है बच्चे की, देखिएगा जो भी उसको किसी आपका सब्जेक्ट में, जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट होता है उसमें, किसी आपका पाठ में या टॉपिक में या किसी प्रश्न में आपका कोई भी प्रॉब्लम आती है, उस समस्या को या प्रॉब्लम को आप चिन्हित करेंगे, मतलब उसको पहचानेंगे कहाँ बच्चा गलती कर रहा है, उस कमजोरी या गलती को पहचान कर आप क्या करेंगे, बच्चे को उपचार करेंगे या रेमेडीज देंगे, उपचारात्मक शिक्षण करेंगे बच्चे को कि क्या क्या आपका दिक्कत इसको हो रही है। तो यहाँ पर देखिएगा, जब तक बच्चे या छात्र की कमजोरी दूर न हो तब तक आपका नैदानिक और उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया चलती रहनी चाहिए। बी ऑप्शन टिक करिएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, नहीं झुका करते जो दुनिया से, मतलब यह है कि ये पंक्ति दी है कि कोई भी व्यक्ति है वो आपका झुकना नहीं चाहता है, तो किसके सामने न झुकने की बात की गई है यहाँ पर बताना है। विषम परिस्थितियों और अन्याय के सामने, दुनिया के सभी देशों के सामने, अन्यायी राजाओं के सामने, या दुनिया के व्यक्तियों के सामने, बताइएगा। तो यहाँ पर अपना सीधा जो इस पंक्ति का अर्थ है पहले ऑप्शन के लिए जाएंगे, विषम परिस्थितियों और अन्याय के सामने हमें नहीं झुकना है। जो लाइन है ये आपका दर्शाती है नहीं झुका करते जो दुनिया से, है समझ में। पहला ऑप्शन अपने को टिक करना है कि कोई भी आपका विषम परिस्थिति हो, अन्याय हो रहा है, आप सच के सामने खड़े हैं, सच के लिए आप लड़ रहे हैं, तो आप जीतेंगे, अवश्य जीतेंगे। तो पहला ऑप्शन अपने को टिक कर लेना। इस तरह से आपका पंक्ति भी पूछी जा सकती है आपसे अर्थ के रूप में। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा शिक्षण के संदर्भ में आप किस कथन से सहमत नहीं है? देखिएगा, नहीं वाले क्वेश्चन आपसे 101% एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिएगा, हिंदी भाषा के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पर गलत हो रहा है, बताइएगा। नहीं है मतलब, तो देखिएगा, हिंदी भाषा की कक्षा में या भाषा शिक्षण की कक्षा में बच्चों को अधिकाधिक लिखित कार्य दे रहे हैं, बार बार आप क्या कर रहे हैं, बच्चे से नकल करवा रहे हैं, मतलब लेखन का कार्य आप ज़्यादा करवाते हैं, मौखिक कार्य बहुत कम दे रहे हैं, तो यह आपका गलत होगा। सब कुछ देखिएगा आपका समान होना चाहिए। आप भाषा शिक्षण के टीचर हैं या अध्यापक हैं तो आप क्या करेंगे, बच्चों को लिखित कार्य भी देंगे, मौखिक कार्य भी देंगे, इसके अलावा जो परियोजना कार्य है वह भी देंगे, सत्रगत कार्य देंगे, तो सबका बराबर आपका लेवल होना चाहिए, स्तर सभी कार्य जो है आपका हिंदी भाषा शिक्षण के अंतर्गत सब समान होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे के व्यक्तित्व निर्माण में ब्लैंक दिया है, देखिएगा खाली स्थान है, का महत्वपूर्ण योगदान है, बताइएगा। तो व्यक्तित्व निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण कौन होगा? मातृभाषा ही व्यक्ति के व्यक्तित्व या पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात की गई है यहाँ पर। व्यक्तित्व निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान देता है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहेंगे इसको। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित वर्णों में कौन सा मूर्धन्य है, बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा यहां पर सही आंसर होने वाला है अपना ट वर्ग। ट वर्ग आपका देखिएगा मूर्धा है, आए समझ में। च वर्ग जो है यह आपका तालु के अंतर्गत आता है, यह भी आपका च वर्ग पूरा, च छ ज ज ण पूरा जो है आपका क्या है, तालु वर्ग के अंतर्गत। और म है यह आपका ओष्ठ, या इसे हम कहाँ से उच्चारित करते हैं, होठ से, ध्यान रखिएगा। प फ ब भ म, इस तरह से यह आपका ओष्ठ से उच्चारित होने वाला आपका वर्ण होगा। ऐसा समझ में। मूर्धन्य कौन है, तो ट वर्ग पूरा, ट ठ ड ढ ण पूरा जो है यह आपका मूर्धा से उच्चारित होता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, चिर आयु में
उपसर्ग है, बताइएगा कौन सा यहाँ पर उपसर्ग होने वाला है चिरायु में। तो बिल्कुल सही है, चिर धन आयु, बी ऑप्शन अपने को यहाँ पर टिक कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, चिर धन आयु। इतना आया समझ में, चलिएगा, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस शब्द में एक प्रत्यय का प्रयोग नहीं हो सकता है? अर्थधन एक आर्थिक बनेगा, नीति धन एक नैतिक बनेगा, कला धन एक, अब ये यहाँ पर आपका गड़बड़ हो रही है सी ऑप्शन में, और आध्यात्म धन एक आध्यात्मिक, आज समझ में। तो कौन नहीं बन रहा है? कला से आपका हम यदि जोड़ते हैं प्रत्यय, इसमें प्रत्यय हमेशा आपका पीछे लगता है शब्द के, ये ध्यान रखिएगा, और उपसर्ग जो है शब्दांश के आगे जुड़ता है। तो यहाँ पर कला में हम एक जोड़ रहे हैं, तो कोई भी आपका जो शब्द है, जो ऐसा शब्द जो आपका कुछ अर्थ देता हो, नहीं बन रहा है, निरर्थक शब्द बनेगा कलाधन एक से, तो यह आपका प्रयोग नहीं के अंतर्गत सी ऑप्शन आप टिक करेंगे, ध्यान रखिएगा। यह आपका हिंदी पेडागोगी और हिंदी भाषा के संबंध में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस थे। आई होप आपको समझ आए होंगे। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा इसी तरह के अपडेट्स के लिए। एमपीटेट सीटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप, देखिएगा एमपीटेट के लिए फुल कोर्स आपका बहुत ही कम प्राइस में उपलब्ध है। आप लेना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सभी जानकारी आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, जहां पर आपको पीडीएफ फाइल्स, सॉफ्ट कॉपी सभी सब्जेक्ट के लिए मिलेगी। जरूर ज्वाइन करिए टेलीग्राम को। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।